इंडिया की इतनी आर्मी वहां बैठी हुई है, मगर पहलगाम ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला एक बंदा भी नहीं पकड़ा जा सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचटीएन से मैं हूं मनाहिर सरफराज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल इनामुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसे मिजाज हैं आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। सर शुरुआत में जरा मुझे बताएं कि पिछले हफ्ते जो कुछ होता रहा, किस तरह से पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े का इंडिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया और फिर किस तरह से 6 और 7 मई के दरमियानी शब जो है वो इंडिया की जानिब से हमले शुरू किए गए। क्या देखते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ और इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये हिंदू, अगर सबसे पहले आप इंडियन मेंटालिटी को देखिए कि जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया किसी न किसी बहाने से कोई न कोई कार्रवाई डालता रहता है। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, जब से हमारे अंदर सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, कि पाकिस्तान के अंदर वन बेल्ट और वन रोड का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर रशिया ने भी ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी उसके अंदर शामिल होना चाहते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के वज़ार खारजा ने भी ऐलान किया कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। ये गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट था और है, अभी भी वो चल रहा है। उस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए बलूचिस्तान में सबसे पहले एक्टिविटी शुरू की गई। हमें ये नहीं भूलना चाहिए बलूचिस्तान में ये कौन करवा रहा है। पूरी ट्रेन पर हमला हो जाना और बेशुमार वाकयात का होना, मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर वहां हमले होने, तो ये हमले कौन करवा रहा है? तो ये सारे का सारा मेन मकसद यही था कि इस प्रोजेक्ट को, सी पैक प्रोजेक्ट को मुतासर किया जाए, सैबोटेज किया जाए। हमारे अंदर भी ऐसे एलिमेंट मौजूद थे जिनसे बाकायदा मुजाहरे कराए गए, जिनसे बाकायदा तकरीरें कराई गई कि ये चाइना की इन्वेस्टमेंट ही हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। और मकसद वही था कि चाइना को यहाँ से आउट किया जाए। और अमेरिका की दोस्ती हम देख चुके हैं कि 65 में भी जब इंडिया ने हम पर हमला किया तो सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों पर एम्बार्गो लगा रहे हैं। इंडिया का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी रशिया से हर चीज ले रहा था। हमारी डिपेंडेंस अमेरिका पे थी। 71 में भी अमेरिका ने हमें झंडी दिखाई और कह दिया जी हम तो एम्बार्गो लगा चुके हैं। और इस दफा क्योंकि हमने अमेरिका पे डिपेंड ही नहीं किया हुआ था, इस दफा हम चाइना वाज स्टैंडिंग विद अस। और चाइना को पता था कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी वीक हुआ तो उसकी जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है सी पैक के नाम पे, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जो गेम चेंजिंग है पूरे खित्ते के लिए, वो भी जाया हो जाएगा। तो चाइना स्टूड विद अस। और जाहिर है चाइनीज टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी शहबाजों की जो फरासत थी, उनकी जो कमिटमेंट थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनकी जो तरबियत थी, उन दोनों का ये इम्तिजाज था कि हिंदवाता का जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था वो नाकाम हो गया। मोदी साहब ने समझा कि हम इस तरह करके पहलगाम में ऑपरेशन करेंगे और अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। क्योंकि वो देखे ना, बाबरी मस्जिद शहीद करके उन्हें अयोध्या में मंदिर बनाया, तो अयोध्या में वो हिंदुओं को इम्प्रेस नहीं कर सके। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। अब उन्होंने नया प्रोजेक्ट बड़े लेवल का सोचा। उन्होंने कहा जी अब इंडिया में तो कोई मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी जो हिंदू हैं, मैच्योर हिंदू हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमें मुसलमानों को इतना दीवार के साथ हम न लगाएं। इस वक्त इंडिया में सिख भी उनके खिलाफ हैं, जो कि 10% उनकी आबादी का हिस्सा है। तो उन्होंने सोचा कि अब हम कश्मीर की तरफ निकलते हैं। पहले तो उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया कि जी वो हमने खत्म कर दिया और आप हम देखते रह गए। हमने कोई उसके ऊपर जो रिटेलिएशन करनी थी वो ना कर सके, उसकी वजह से उसके हौसले बुलंद हुए। उन्होंने कहा जी अब ये ऑपरेशन भी कर लेते हैं पहलगाम का, दुनिया हमारे साथ हो जाएगी। और पाकिस्तान ने जो विजडम का सबूत दिया, पाकिस्तान ने फौरी तौर पे ऐलान किया कि हम चाहते हैं उसकी इंक्वायरी की जाए। कोई तीसरा मुल्क, कोई इंटरनेशनल बॉडी इंक्वायरी करे, हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। आज तक इंडिया की इतनी आर्मी वहां बैठी हुई है, मगर पहलगाम ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला एक बंदा भी नहीं पकड़ा जा सका। तो वो उनके अपने थे। और स्नैम किसने किया उसको? वो नेवी की खातून अफसर, मैं उसको सलूट पेश करता हूँ, जिसके खामन को बेगुनाह वहां हलाक किया गया। और उसकी फिर वीडियोस और उसकी पर्सनल जो वीडियोस थी वो चलाएगी मीडिया पे, जिसका उसने एहतजाज किया कि आप मेरी पर्सनल वीडियोस को, हमारी फैमिली को क्यों चला रहे हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उसने कंडेम किया खातून ने। उसको अल्लाह ने विजडम अता की थी कि भाई मेरे खामन के खून के ऊपर ये कारोबार हयात चला रहे हैं। इसमें इंडियन नेवी के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है कि आपने जनाब, पहले तो आप सिविलियन को मरवा लेते थे, इस दफा आपने नेवी के एक अफसर को भी वहां मरवा डाला अपने एजेंडे के लिए। और 15 मिनट के अंदर वो सारी वीडियोस जो लोग मारे गए वो तो नेट पर आ गई, और उसके बावजूद वो कातिल न पकड़े जा सके। वहां लगे रास्ता एक ही है पहलगाम का आगे, और पूरे एरिया में इंडियन फौज ऑलरेडी बैठी हुई है। और इंडिया के जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी इसका जवाब नहीं दे सके कि जी वहाँ इतना बड़ा इवेंट था, लोग हजारों की तादाद में वहाँ आए हुए थे उस सैरगाह के अंदर, पहलगाम के पूरे इलाके में। वहाँ एक भी पुलिस चौकी मौजूद नहीं थी, या अगर चौकी मौजूद थी तो कोई सिक्योरिटी का एक बंदा भी मौजूद नहीं था।
तो ये पूरा प्लान के तहत इंडिया ने किया, मगर सर नाकाम बिल्कुल साबित पूरे हुआ। प्लान के तहत किया, और हमने देखा कि पहलगाम वाकया जिस वक्त हुआ तो उसके फौरन बाद चंद मिनट बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया पर चीज चलना शुरू हो गई और फिर पाकिस्तान पर इल्जामात भी लगाना शुरू कर दिए गए। लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने अपनी जो है इतनी कार्रवाइयां की, उसके बाद जिस तरह से पाक फौज ने जवाब दिया है सर, अब क्या समझते हैं कि इंडिया को पाकिस्तानी फौज ने अब बता दिया है कि नेक्स्ट टाइम हमारी तरफ देखने से पहले आपको 1000 दफा सोचना होगा? जी बिल्कुल, देखे ना, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही इंडिया ने अटैक किया, आर्मी चीफ इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द GHQ एंड कंडक्टिंग द कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो रूटीन होती है, ही स्ट्रेट वे वेंट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। वो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंच गए और एक एक यूनिट का विजिट किया और एक एक अफसर से जाकर खुद खिताब किया वहां पर, जो कि बड़ा डेंजरस था। देखा जाए टैक्टिकल कोई हमला भी हो सकता था, लेकिन ही डिडंट केयर। उसने उनके इस विजिट ने अफसरों और नौजवानों के अंदर एक नई लहर दौड़ा दी कि मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, हमें कोई नहीं मार सकता, हम लड़ेंगे और टकराएंगे। और उसके बाद जो एयरफोर्स के हमारे नौजवान अफसर थे, वो बाकायदा जहाज पर ऑपरेशन जाने से पहले अपनी वसीयत लिखकर साइन करके चले गए कि ये हमारी वसीयत है। हमारी नेवी उसी दिन पूरी की पूरी नेवी उन्होंने डिप्लॉय कर दी। आप अंदाजा लगाएं कि अटैक के फौरन बाद इंडिया ने जब अटैक किया तो इंडिया ने अपना उनका बैरी कैरियर है विक्रांत, उसको उन्होंने समुद्र में उतारा। उसके साथ भी 25 जहाज थे। उन्हें एक मैसेज देने की कोशिश की इंडिया में कि अब हमारा बैरी बेड़ा भी हरकत में आ गया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान नेवी ने अपने तमाम शिप्स को डिप्लॉय कर दिया इन जंगी कंडीशन में, और उन्होंने कहा जी बस विक्रांत तो जिधर भी हम उसको उड़ाएंगे, नतीजा क्या निकला कि 24 घंटे के अंदर अंदर इंडिया का जो एयर नेवल कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, 24 घंटे के अंदर वापस अपनी गोदी में चला गया और कोई शिप वहां न छोड़ा उन्होंने। अपने तमाम शिप्स को उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया कि ओपन सी में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी विक्ट्री थी नेवी की, जो बगैर लड़े उन्हें हासिल की। एयरफोर्स की विक्ट्री पूरी दुनिया ने देखी, और हमारी फौज की विक्ट्री तो लोग अगली नस्लों को भी वो वाकयात सुनाएंगे। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस वक्त पूरा यूरोप सर जोड़ के बैठ गया है, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया कि ईस्ट को, मशरक को, चाइना को कैसे कंटेन किया जाए। हमें विजिलेंट रहना चाहिए, हमें मोहतात रहना चाहिए और विजिलेंट रहना चाहिए, और किसी किस्म की कोताही नहीं करनी चाहिए। इंडिया किसी वक्त जब भी कोई भी शरारत कर सकता है, जो भी जरूरत नहीं करेगा, लेकिन हमें हाथ पे हमें बिल्कुल मोहतात रहना चाहिए। कुरान पाक में आयत का कुरान है, खुदू खिज़रकुम, कि अपना बचाव किए रखो, खुदू खिज़रकुम, हमें अपना बचाव किए रखना चाहिए, दुश्मन से मोहतात रहना चाहिए। हमारे दुश्मन अब इकट्ठे हो चुके हैं। अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, बरतानिया भी हमारा दुश्मन है, इसराइल भी हमारा दुश्मन है, जिसने पूरे हर किस्म के मिसाइल उन्हें दी और वो नाकाम साबित हुए। अब वेस्ट इस बात पर खौफजदा है कि जनाब ईस्टर्न ताकत सामने आ चुकी है। अब चाइना का असला दुनिया में भी जाएगा और उनको अपने असली की औकात भी पता चल चुकी है, और इसमें पाकिस्तान की महारत, एफिशिएंसी शामिल है। पाकिस्तान ने 67 में भी इसराइल के जहाज गिराए, 73 में भी जब जंग लगी उसमें भी पाकिस्तान ने इसराइल के जहाज गिराए। आज भी पाकिस्तानी पायलट्स ने यह साबित किया है कि वी आर दी बेस्ट, अल्लाह के फजल करम से। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोई भी जंग होगी उसमें अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा, ये हमारा मोटो होना चाहिए इंशाअल्लाह। सर अगला सवाल मैं आपसे यही करने वाली थी कि जैसे अमेरिका और दूसरे ममालिक की ताउन से फिलहाल तो जंग बंदी मुमकिन हो सकी है, आप समझते हैं कि ये एक वक्ती सब कुछ हुआ है और वक्ती तौर पर इसको रोका गया है, कि आप समझते हैं कि अब जो सारे मामला है वो दोबारा से नॉर्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल पहले की तरह हो चुके हैं? और तो वो पहले भी बहुत कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन जो जंग का एक खौफ था या जंग का एक सिनेरियो बना हुआ था वो खत्म हो चुका है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं नहीं समझता। ये बिल्कुल तलकात नामल नहीं हुई, एक फेज है, ये एक फेज है। वो मार खा के पीछे हटा है, वापस नहीं गया। देखें, अब तक उसने सिर्फ ताश मुआहदे के बारे में कह दिया जी खत्म हो गया, उसने हमारा पानी बंद कर लिया। जब सन ताश मुआहदा मौजूद था उस वक्त भी जब बारिशें होती थी वो पानी छोड़ देते थे। हालांकि सिंध ताश मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि पानी का जब भी फ्लो आएगा वो हमें इतला देंगे, पहले पानी रोकेंगे वो भी हमें इतला देंगे। हम दोनों मुल्क पाबंद थे, लेकिन इंडिया ने जितनी दफा सैलाब आए उन्हें हमें इतला नहीं दी। अब जबकि हमें पानी की जरूरत थी, उन्हें पता था कि पाकिस्तान में पानी की जरूरत है। देखे ना, वो पाकिस्तान में एक और प्लान बना था कि हम और नहरें बनाएंगे, उन्हें पता था यहाँ पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, उसने उधर से पानी बंद कर दी। हालांकि जो और इसका भी नुकसान इंडिया को होगा। इंडिया अगर सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक वो वायलेट करते हुए हमारा पानी बंद करता है तो इंडिया को नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के तमाम दरियाओं का जो सोर्स है वो तिब्बत में है और तिब्बत चाइना के अंडर है।
फिर चाइना भी इसी फलसफे पर अमल करेगा, इसी फार्मूले को अप्लाई करेगा और वो इंडिया के दरियाओं को बंद कर देगा। और जब बिल्कुल। इंडिया के दरिया बंद हुए तो इंडिया टोटल बंजर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो अपने ग्लेशियर भी मौजूद है ना। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं। हमारा पानी अगर कुछ अरसे के लिए बंद भी हो तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी भी हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट ये सोचे कि किस तरीके से हमने अपने रिसोर्सेज को चलाना है। लेकिन इंडिया को जान लेना चाहिए कि इंडिया ने अगर सिंध ताज को वायलेट करके हमारा पानी बंद किया, क्योंकि फ्लोइंग कंट्री जहां जहां पानी जाता है वो बंद नहीं किया जा सकता, फिर चाइना भी इसी फार्मूले पे अमल करेगा और तिब्बत से इंडिया का पानी बंद कर देगा, क्योंकि अब चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है। और चाइना को भी पता है कि जो सी पैक की सबसे बड़ी दुश्मनी वो इंडिया ने ओपनली ऐलान किया कि हम सी पैक को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में होने वाली सारी कार्रवाइयों का एक ही मकसद है कि सी पैक को नाकाम बनाया जाए। वहाँ और भी इश्यूज हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ जो लोकल इश्यूज हैं उनको भी सीरियसली सेटल करे गवर्नमेंट। जैसे कुरान पाक में हुक्म है ना, शिद्दावल कुफ्फार रहमाओ बैनहुम, कि काफिरों के साथ तो सख्ती करो मगर आपस में नरमदिली से पेश आओ, रहमदिली से पेश आओ। तो हम चाहते हैं कि आपस में हम लोगों के साथ रहम वाला मामला करें, उनको साथ लेकर चले, उनके मसाइल सुने, और ताकि ये जंग हमारे अंदर न पैदा हो सके जिसको इंडिया ने फैला दिया हुआ है। ये सारी इंडियन स्पॉन्सर थी बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा था, ये धमाके हो रहे थे, ये टीटीपी कई लोग हैं जो खवारिज की कई किस्में हैं और कई नस्लें हैं जो पाकिस्तान को उजाड़ रही हैं, उसके पीछे इंडिया का हाथ है। हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे अंदर इंडिया किस कदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ये हमारी ड्यूटी है, बताते रहना और जागते रहना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। और बिल्कुल वही बात कि अभी वक्ती जंगबंदी के बावजूद भी इंडिया पर मुकम्मल यकीन करना जरूरी नहीं है, और पाकिस्तानी फौज और बाकी जो तमाम इदारे हैं उनको भारत के खिलाफ जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।